नमस्कार दोस्तों। आप तो जानते ही हैं कि हम वो पढ़ाते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और यही आईएएस पीसीएस मास्टर की पहचान है। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम हर साल आपको थोड़ी सी नोट्स देते हैं, थोड़ी सी वीडियोस आती हैं और लगातार यही से कट ऑफ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं और लगातार मैं आपको सबूत भी दिखा रहा हूँ। 2022 में 65 से ज़्यादा प्रश्नों के सबूत दिखाए हमने आपको। 2023 में अचानक से पैटर्न बदल गया, इतना कठिन पेपर था, फिर भी 54 से ज़्यादा प्रश्न हमने दिखाए आपको, यही से पूछे गए। 2024 में एग्ज़ाम के बाद हमने आपको सबूत दिखाया, 68 से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए यहाँ से। अब 2025 की बारी है, एग्ज़ाम हो गया और आप सबूत वाली वीडियो देख रहे हैं। 122 से ज़्यादा मार्क्स के प्रश्न आप देखने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये कट ऑफ से कम है? ये 61 से ज़्यादा प्रश्न हैं जिनकी सबूत वाली वीडियो आपके सामने है, आप देखने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि मैं हर साल आपको सबूत क्यों दिखा रहा हूँ? बहुत सारी कोचिंग्स हैं, लाखों रुपए ले रही हैं, समय ले रही हैं, आपका बढ़िया चल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं सबूत दिखाने की। बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी हैं, चल रहे हैं। मैं आपको सबूत क्यों दिखा रहा हूँ? इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप कुछ ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ के आराम से यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। आजकल माहौल ऐसा बना दिया गया, इतना डरा दिया गया है कि आप सालों साल पढ़ते हैं फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैंने जितना पढ़ा है वो पर्याप्त है। इसीलिए सबूत वाली वीडियोस बहुत ज़रूरी है। आप शुरू से अंत तक देखिए, आपका आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही। लेकिन हो सकता है कि आपके मन में आए कि हमें भी नोट लेनी है, हमें भी तैयारी करनी है, तो आप नोट ले सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। शुरू से ही बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि सर आप हिंदी में नोट दे रहे हैं, इंग्लिश में क्यों नहीं दे रहे हैं? इतना आसान है, टेक्नोलॉजी है, आप उसका सहारा लेके जल्दी से ट्रांसलेट कर लीजिए। लेकिन मैं इंग्लिश में इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि बस काम चलाओ इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं चाहिए था। इस बार हमने काफ़ी मेहनत की है और जिस तरह से नोट हिंदी में तैयार की गई जितनी क्वालिटी के साथ, उसी तरह बिना किसी समझौते के उसी क्वालिटी की आपको नोट इंग्लिश में भी अब मिल रही है। ये एक अच्छी बात है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आप नोट ले सकते हैं और बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको बता दूं, फिर हम सबूत देखेंगे। बात यह है कि आपको नोट क्यों लेनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, आप लगातार सबूत देख रहे हैं, बस इन्हें आपने अगर अच्छे से तैयार कर लिया, आप आराम से प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ कि आप अपने बेसिक पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। नोट टू द पॉइंट है, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, वही टॉपिक्स आपको दिए जा रहे हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नोट ऐसी है कि उसे आप कुछ ही समय में तैयार कर सकते हैं, बहुत कम समय में आप नोट को तैयार कर सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं। और जो आप पैसे दे रहे हैं इसमें तो जो चीज़ आपको मिल रही है तुलना भी नहीं कर सकते, आपके पैसे की बहुत अधिक बचत हो रही है। और सच बताएं तो इस तरह की चीज़ें ही आपको सफलता दिलाती हैं। टू द पॉइंट स्पेसिफिक तैयारी आपको करनी है तो आपको नोट लेनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न ये है कि नोट कैसे लेंगे। सिंपल सी चीज़ है, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर दीजिए, जानकारी ले लीजिए, नोट मिल जाएगी। एक और तरीका है, लिंक दिया गया है ऐप का जिसका नाम है स्टडी विद मास्टर, डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट में भी है, आप जाइए उस पर क्लिक करिए, इसे डाउनलोड करिए, वहाँ से आप नोट ले सकते हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ बातें हुई। अब चलते हैं सीधे प्रश्न देखते हैं, सबूत देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारी नोट से पूछे गए। ठीक है, चलिए। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर, जो एक बहुमॉडल परिवहन कॉरिडोर है, के संस्थापक सदस्यों में से एक है। ये आपको जानकारी दी गई है। लेकिन पूछा गया है कि यह कॉरिडोर किन्हें जोड़ेगा। आपके सामने 4 विकल्प हैं। अगर आप जानते हैं कि यह कॉरिडोर किन देशों से होकर गुजरता है तब तो आपके लिए आसान है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए बहुत कठिन प्रश्न है। फिलहाल मैं आपको सबूत दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये है हमारी नोट का स्क्रीनशॉट और यहाँ आप देख पाएंगे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी कि कॉरिडोर। इसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन यहाँ देखिए ध्यान से, 2 लाइनें हैं। इन दोनों में से किसी भी एक लाइन को आप पढ़ लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे इस पहली लाइन को मैं पढ़ देता हूँ, भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच जहाज, रेल और सड़क मार्गों को जोड़ता है ये कॉरिडोर। उसी को थोड़ा और विस्तार से प्यार से समझाया गया है दूसरी लाइन में, उत्तर मिल गया। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप सबसे पहले वो पढ़िए जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। दुनिया भर की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
वो पढ़ने की ज़रूरत है जहाँ से प्रश्न आते हैं। उसके बाद समय बचे तो पढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये उसी टॉपिक का है, आप इसे नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। यहाँ देखिए, जो टॉप 300 की इकॉनमी वाली नोट दी गई है उसमें हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ा है और उसके जितने अंग हैं उनके बारे में पढ़ा है। उसी में से एक के बारे में आपसे पूछ लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे हम IBRD कहते हैं, इसके कार्य से संबंधित 3 कथन दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है कौन नहीं है। हो सकता है तीनों सही हो। अच्छा, यह मध्यम आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है। यह गरीबी कम करने में विकासशील देशों की सहायता के लिए अकेले ही कार्य करता है। इस तरह की बातें हमने ट्रिक वाली वीडियो में की हैं। अलग से मैं बताऊंगा आपको कि सिर्फ ट्रिक वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी वहाँ से कितने सारे प्रश्नों को आप हैंडल कर सकते थे। फिलहाल इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए की गई थी। अच्छा, इसका जवाब आप कैसे दे पाएंगे? यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिख रहा है सिर्फ। अगर आपने सिर्फ इसे ही ध्यान से पढ़ लिया तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। इसमें और भी चीज़ें हैं, थोड़ा सा नीचे 2 लाइनें इधर भी हैं, इनको आपने पढ़ लिया। इसमें वो सब कुछ है जिसके आधार पर आराम से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है जो कि यूपीएससी की एक खासियत भी है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूपीएससी अलग अलग विषयों में, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, क्या करती है ना कि एक ही प्रश्न में कई टॉपिक्स या कई चैप्टर्स को जोड़ देती है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये प्रश्न एक ही है, 3 चैप्टर्स को उठाकर बनाया गया है और इन तीनों के बारे में हमने बहुत अच्छे से विस्तार से डिस्कस किया है। उसकी नोट मैंने दी है। तो फिलहाल ये बातें हैं, एकदम सामान्य सा क्वेश्चन है, बस आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपने उत्तर इसका दे दिया होगा, मुझे उम्मीद है। तो डीपीएस की इसपी के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, आपको बताना है कि ये वाली जो बात है क्या इसी में कही गई है या कहीं और कही गई है, ये मूल कर्तव्य में है या कहीं और है, ये मूल अधिकार में है या कहीं और है। इसका जवाब आप तब दे पाएंगे जब आपने इन तीनों के बारे में पढ़ा होगा। मैंने बस आपको याद दिलाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लिया है क्योंकि बहुत हमने विस्तार से अच्छे से इसको कवर किया। पूरा सारे नीति निर्देशक तत्व तो हमने देखे हैं 36 से 51 तक। इसकी नोट आपको दी गई है, उसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मूल अधिकार तो पूरी पॉलिटी आप देखेंगे, जो नोट आपको दी गई है, सबसे ज़्यादा विस्तार में अगर कोई टॉपिक है तो वो मूल अधिकार है। उसे हमने अच्छे से कवर किया क्योंकि हर साल वहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। ये भी हमने आपको पढ़ाया है, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाती है। मूल कर्तव्य के बारे में हमने सारी चीज़ें बताई हैं। तो ये तीनों टॉपिक आपने अपनी नोट में भी पढ़ा है। अगर आपको लगता है कि नोट में पता नहीं है कि नहीं, तो वीडियो भी पहले पड़ी हुई है चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ भी है। फिलहाल ये तो बड़ा टॉपिक था, मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि जिसके लिए आपको अगर मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊं तो कई पेजेस हो जाएंगे उसी के जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं। फिलहाल ये एक खूबसूरत प्रश्न है। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार करना है आपको, ध्यान से समझिए। 7वीं अनुसूची में सूची 1 संघ सूची, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार और राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, ये 3 चीज़ें कही गई हैं संविधान के अंतर्गत। एक हिस्सा है प्रश्न का। इसका दूसरा हिस्सा जो है वो कह रहा है कि उपर्युक्त में से किसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन अपेक्षित है। वो जो 3 बिंदु बताए गए हैं उनमें संशोधन करना है, राष्ट्रपति के पास विधेयक जाएगा, कम से कम आधे राज्यों का समर्थन चाहिए। कैसे जानेंगे आप? पढ़ा होगा तो जानेंगे। फिलहाल जो हमने पढ़ाया उसमें क्या है, हमने एक चैप्टर आपको दिया है नोट में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई है और उसमें हमने 3 तरीके बताए हैं कि साधारण बहुमत से क्या संशोधन होता है, विशेष बहुमत से कौन कौन से संशोधन होते हैं, और विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन, ये तीसरे नंबर पे है। फिलहाल उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे ले लिया है। हमने बाकायदे लिस्ट दी है, नंबरिंग करके दी है कि ये चीज़ें हैं जिन्हें हम संशोधित करना चाहते हैं, तो ये व्यवस्था है कि राज्यों का भी अनुसमर्थन चाहिए। देख लीजिए इसमें कौन कौन है कौन नहीं है, बात समझ में आ जाएगी। बाकी तो नोट में है ही है। अच्छा, एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया आपसे
कि आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का संस्थापक कौन था। ये 4 नाम आपके सामने हैं और ये रही स्क्रीनशॉट। मैंने बहुत ही संक्षिप्त में सामाजिक सुधार आंदोलनों को कवर किया था। कहीं पे दिख रहा है ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, सिर्फ 2 ही शब्द लिखे हैं। ये होती है सटीकता नोट में कि दुनिया भर की चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, टू द पॉइंट किस टॉपिक में कितना पढ़ना है, किस शब्द को नोट करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सोचिए, ये यूपीएससी की टॉप 300 वाली नोट है, उसमें इस टॉपिक में सिर्फ 2 ही, मद्रास में स्थापना हुई थी, ईवी रामास्वामी ने इसकी स्थापना की थी, 2 ही शब्द। ये मेन बात है। हालांकि और भी चीज़ें पूछी जा सकती थी, लेकिन ये क्यों पूछा गया, क्योंकि ये कोर है। फैक्चुअल क्वेश्चंस में इस तरह की चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। हो गया, और भी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन अभी तो मैं सबूत ही दिखा रहा हूँ, तो सिर्फ वही हिस्सा दिखाऊंगा जहाँ से आपका काम बन जाए। अच्छा, ये देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की, डांसिंग गर्ल वाली जो मूर्ति मिली है, वो किस पदार्थ की बनी है। 4 ऑप्शंस हैं। किस पदार्थ, सोने की बनी है कि क्ले की बनी है, कांस्य की, या फिर इसकी इंद्रगोप मणि बोलते हैं इसको, किससे बनी है। यहाँ देखिए, यहाँ भी इस चीज़ को बहुत ही सटीकता से लिखा गया। जब मोहनजोदड़ो के बारे में आप पढ़ेंगे, नोट दी गई है उसमें, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इस एक लाइन में दोनों बातें हो गई, जो प्रश्न में है वो भी और जो उत्तर में है वो भी। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, आपको उत्तर मिल गया। ठीक है, अभी तो ये जो आप नोट का फॉर्मेट देख रहे हैं, अब हम इसको बहुत बेहतर कर रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत बना रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में और मज़ा आए। बाकी मैंने शुरुआत में बताया ही था, अब इंग्लिश मीडियम में भी है। अब 2 प्रश्न मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित, और यहाँ से प्रश्न पूछे गए। जो प्रश्न आपके सामने है ना, ठीक इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया है, पहले ही 2-4 साल पहले की बात है, यूपीएससी ने पूछा है। तो अगर आपने पीवाईक्यू देखा होगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। लोकसभा का विघटन होने पर विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। इस तरह की सेम यही तथ्य, इसमें जो बात कहने की कोशिश की गई है, सेम यह बात थोड़ा सा फेरबदल करके यूपीएससी ने पहले भी पूछा है। ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यूपीएससी से बात करना सीखिए, उसके पीवाईक्यू के माध्यम से उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। हम जो प्रश्न लड़ा रहे हैं, ये कोई हवा में नहीं आ रहा है। मैंने पहले भी कहा, ऐसा नहीं है कि हमारे कोई कोई ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं यूपीएससी में जो हमको बता देते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम यूपीएससी को इतनी गहराई से समझते हैं कि आसानी से पकड़ में आ जाता है कि क्या पूछा जा सकता है और क्या नहीं। ठीक है। अच्छा, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा। और तीसरा कथन कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, किंतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। ये सारी बातें अभी आपको पता चलेंगी। एक और क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से पहले कई बार रिपीट हुआ है, पीसीएस परीक्षाओं में भी काफ़ी पूछा गया है। जैसे ये है, यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तब संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। ये बड़ा ही बेसिक सा फैक्ट है, कई बार पूछा जाता है कि दल बदल का मामला आए तो उसमें राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम नहीं होता है। ठीक है, 10वीं अनुसूची के तहत अगर बात है तो। बाकी किसी और मामले में ये मैंने काफ़ी विस्तार से इसको, दोनों में अंतर बहुत अच्छे से बताया था वीडियो में। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप नोट भले ही ले रहे हैं, वीडियो भी देख लेंगे तो और चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं और आपको मज़ा आएगा, समझ में बातें आएंगी। तो ये 10वीं अनुसूची वही दल बदल वाली बात है। भारत के संविधान में यह शब्द राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं किया गया। अभी मैं ट्रिक वाले सबूत वाली वीडियो दिखाऊंगा, फिर आपको मज़ा आएगा कि ये जो संविधान में इसका उल्लेख है कि नहीं है। इस तरह की बातें यूपीएससी हर साल पूछती है। इस बार भी 2-3 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, 2 तो मुझे भी ध्यान आ रहा है, एक ये वाला भी, एक राज्यपाल से संबंधित शायद है, अभी आगे दिखाऊंगा। तो ये 2 प्रश्न हमने देखे। ठीक, अब यहाँ देखिए, लोकसभा अध्यक्ष की कुंडली यहाँ खुल गई। इनके बारे में सारी बातें यहाँ पर हैं, आप आराम से, वो 14 दिन पूर्व वाली बात यहाँ पर है। इसके बाद आगे भी है, उन पद से कैसे हटेंगे, कब तक रहेंगे, सारी चीज़ें हमने अच्छे से डिस्कस की थी, उनके क्या अधिकार हैं। इसके अलावा दल बदल विरोधी कानून, इसमें वो बात मिल जाएगी जो दूसरे कथन में था, दूसरे क्वेश्चन में था
उसका आंसर आसानी से कि भाई अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, उसमें भी है। जो अलग से सिर्फ अध्यक्ष के बारे में जो हमने पढ़ा है उसमें भी ये बात कही गई है। बाकी राजनीतिक दलों का पंजीकरण किसके माध्यम से होता है, कौन कौन से कानून बनाए गए हैं राजनीतिक दल से संबंधित, ये जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि संविधान में इसके बारे में बात की गई है कि कानून में बात की गई है। उत्तर मिल गया, दोनों प्रश्न आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, जहाँ आपको डाउट लगे ना, इसको पॉज करके पढ़ लिया करिए, ताकि ये ना लगे कि अरे हम तो बस ऐसे ही स्क्रीनशॉट दिखा के जा रहे हैं, पता नहीं इसमें लिखा भी है कि नहीं। जो मेन मेन बातें वो मैंने दिखा, वही स्क्रीनशॉट लिया जो इसमें मिल जाएगा। बाकी जहाँ पे ऐसी संभावना कम होगी वहाँ मैं बता दूंगा। अच्छा, ये देखिए, चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर सकती है, और चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में कच्चे माल के प्रयोग को कम कर सकती है। कुल मिला के ये है चक्रीय अर्थव्यवस्था के लाभ। अगर आपको पता है, बहुत आसानी से आप इसके बारे में हल कर सकते हैं प्रश्नों को। सिंपल है। मेंस वाली जो नोट दी गई थी आपको, मेंस की नोट इतनी खूबसूरत है, किसी किसी विषय में तो 10 टॉपिक भी नहीं है, क्योंकि वही टॉपिक दिए जाते हैं जो उस साल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी फिर अपडेट करके दी जाएगी वो नोट। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में हमने मेंस में बहुत ही संक्षिप्त में डिस्कस किया था, और ये बहुत ही सरल से कथन पूछे गए हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो वैसे भी हल कर लिया होगा, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, इसके बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से बातें की थी, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके लाभ वगैरह क्या है, सब हमने डिस्कस किया था। तो आसानी से आप उसका, अरे लाभ वाला कट गया यहाँ पे, इसके नीचे जो था अगला स्क्रीनशॉट, उसमें और विस्तार से बातें कही गई हैं। कोई बात नहीं, ये ऊपर जो दिया गया उतना भी आप समझ लेंगे तो उसके आधार पे आप आंसर कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, पूछा गया है कि ये जो 4 शब्द दिए गए हैं, जो बातें कही गई हैं, कितनों को वैकल्पिक निवेश निधि माना जाता है। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, आपको काफ़ी कठिन लग सकता है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, लेकिन अगर आपने नोट ली है, पढ़ा है, तो आप देख पाएंगे कि वैकल्पिक निवेश निधि के बारे में, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में हमने विस्तार से बातें की हैं, और इतने विस्तार से बातें की हैं कि हमने इनकी कैटेगरी भी बना रखी है कि श्रेणी 1 में कौन कौन से आते हैं, श्रेणी 2 में कौन कौन से आते हैं, और 3 में कौन से आते हैं। अब इससे बढ़िया नोट आपको कहाँ मिलेगी बताइए। इसके बाद यहाँ देखिए, कथन कारण वाले और वो जो युग्म वाले क्वेश्चन हैं, इस बार भी ज़्यादा है। भारत में राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के बारे में रियायत देने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, भले ही ऐसे खनिज उनके अपने भूभाग में अवस्थित हों। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे दोस्तों के लिए यह कठिन प्रश्न माना जा सकता है अगर नहीं पढ़ा है तो। भारत में केंद्र सरकार के पास प्रासंगिक विधि के अधीन गौण खनिज को अधिसूचित करने की शक्ति है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। आपने बहुत सारी कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज़ देखी होगी, 35-40 होती हैं। बाद में ऐसी भी बातें आती हैं कि इनसे क्वेश्चन आए कि नहीं आए। हम सवाल नहीं उठा सकते, हम ना उन पर आरोप लगा सकते हैं ना तारीफ़ कर सकते हैं, अपने बारे में बात कर सकते हैं कि मैंने सिर्फ 7 टेस्ट दिए थे आपको, फुल लेंथ टेस्ट, ध्यान रखिएगा, सिर्फ 7। और इन 7 टेस्ट से बहुत सारे प्रश्न आए हैं जो कॉमन हैं, जो नोट में मिल जा रहे हैं, उनको मैं टेस्ट से लूँगा ही नहीं, क्योंकि नोट ज़्यादातर लोगों ने लिया है, टेस्ट थोड़ा कम लोगों ने लिया था, क्योंकि बाद में लॉन्च हुआ था, समय कम था तब। ठीक है, तो उसको मैं अलग से दिखाऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो हमने पूछे थे टेस्ट में और सीधे सीधे पूछ लिए गए यूपीएससी में, ये मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। जैसे गौण खनिज पे 2 क्वेश्चन मैंने दिए थे आपको टेस्ट में। भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। कितना खूबसूरत प्रश्न है। केंद्र सरकार की शक्तियों के बारे में बात की गई है, नियम बनाने के बारे में बात की गई है, और इसी को थोड़ा सा घुमा के यूपीएससी ने पूछ लिया। एक और क्वेश्चन हमने दिया था, देखिए इसकी व्याख्या भी दी गई है, आप इसे पढ़ेंगे, उत्तर इसी में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, खनिजों के वर्गीकरण के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो इन दो केंद्र और राज्य की बात यहाँ भी की गई है, तो आसानी से आप इसके आधार पे भी उत्तर दे सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक बात फिर से बता देता हूँ, मैंने टेस्ट के बारे में बात कही थी कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितने ज़्यादा टेस्ट दिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने टेस्ट में किस तरह के प्रश्न हल किए। क्या वो प्रश्न ऐसे थे जो यूपीएससी के लेवल के हों, उसके लायक हों, वहाँ से प्रश्न बन सकते हों, या सिर्फ ऐसे ही हल करने के नाम पे जो मर्जी आया उसी को हल कर लिया और सोचे कि हो गया काम। ऐसे नहीं होता, प्रैक्टिस उसी लेवल पे होनी चाहिए जैसे यूपीएससी का लेवल है। और इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कठिन या बहुत आसान, एग्जैक्ट वैसा ही जैसा है, और इसका लाभ हुआ है। अभी 1-2 क्वेश्चन और दिखाऊंगा मैं आपको टेस्ट से। फिलहाल
आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों की मात्रा विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक है। धूल कण जो है यहाँ पे अधिक है। अच्छा, उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में कम शुष्क पवन चलती है। दोनों कथनों में से कौन सही है कौन गलत है, यह जानने के लिए आप देखते रहिए। फिलहाल एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट जो मैं दिखाऊंगा उसमें इन दोनों का जवाब मिल जाएगा। अच्छा, वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक से बहुत नीचे होता है। इसके बारे में तो हमने बहुत सारी जगहों पे बात किया है कि अगर वायुमंडल नहीं होता धरती पर तो कैसा माहौल होता। फिलहाल वायुमंडल के द्वारा अवशोषित और पाशित यानी ट्रैप्ड, जैसे कि ऊष्मा है, ट्रैप होने का मतलब है कि ये धरती है, इसमें ऊष्मा आई और इसमें रुकी हुई है वायुमंडल में, उसको ट्रैप होना बोलते हैं। हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखती है। ये भी जब हम ग्रीन हाउस गैस के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ पे भी मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया। वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें विकिरण को अवशोषित और पाशित करके यानी कि ट्रैप करके करने के लिए विशेष रूप से उत्तम है। ये 3 खूबसूरत कथन बनाए गए हैं और ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिखाया ही है। अब इनको एक एक करके देख लीजिए। जलवाष्प कहाँ पे कैसे पाया जाता है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। धूल कण के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, धूल कण कहाँ किस हिसाब से, ये वायुमंडल वाले में हमने पढ़ा था, तो ये नोट आपके सामने है। वायुमंडल की परिभाषा और इसकी विशेषताओं के बारे में ये मैंने इसलिए दिया है ना, क्योंकि हमने वायुमंडल को बहुत विस्तार से कवर किया और पिछले साल भी मैंने यहीं से स्क्रीनशॉट दिखाया था आपको, 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी उसके संगठन के बारे में और भी चीज़ें हैं। यहाँ देखिए, ग्रीन हाउस गैस के बारे में हमने एक क्वेश्चन पूछा था और इसके बारे में जहाँ भी मैंने MCQ और टॉपिक पढ़ा है वहाँ तो समझाया ही है। टेस्ट सीरीज़ में भी यहाँ से क्वेश्चन हमने बनाया था और थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे ग्रीन हाउस गैस का असर होता है, पृथ्वी कैसे गर्म रहती है, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है यहाँ से, मतलब डायरेक्ट नहीं लेकिन टॉपिक डायरेक्ट आया है और थोड़ा सा घुमा के किसी ने पूछा है, लेकिन अगर आपने प्रश्न हल किया है, व्याख्या पढ़ी है, आपका काम हो गया। अच्छा, एक ये भी है, सूर्यातप के रूप में ऊष्मा की जो मात्रा है वो पार्थिव विकिरण, ये तो मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। पार्थिव विकिरण क्या है, सोलर विकिरण क्या है, कैसे ये जो सौर विकिरण है उससे वायुमंडल गर्म नहीं होता, पार्थिव विकिरण से गर्म होता। मैंने बाकायदा वो ऐसे बना करके समझाया था 5-6 मिनट में। फिलहाल तो ये देख रहे हैं टेस्ट क्या ही है, सिर्फ 7 टेस्ट थे और वहाँ से देखिए कितने सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट, मतलब अब मुँह से निकल रहा, डायरेक्ट करने का मतलब ये है कि वहाँ से पूछ लिया गया, उन्हीं को उठा के अलग तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूपीएससी ने इन्हों को उठा के पूछा है, इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने वो दिया है जो सच में यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण था। अब देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में कथन दिए गए हैं, राज्यपाल साहब के बारे में है। किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अच्छा, राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई दंडात्मक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी। अच्छा, ये विशेषाधिकार वगैरह हैं, हमने पढ़े हैं उसके बारे में कि भाई राज्यपाल पे हम कौन सी कार्रवाई कर सकते हैं कौन सी नहीं। किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी न्यायालय में कार्रवाई के लिए दायी नहीं है। संसदीय विशेषाधिकार वाले में भी ये चीज़ आपको मिल जाएगी। ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पता नहीं उससे संबंधित क्वेश्चन आया कि नहीं, लेकिन मैं जब अभी नोट पढ़ रहा था तो वो सामने आया था, उसको मैं पढ़ रहा था, उसमें था, तो ये वाला कथन तो उसमें भी मिल जाएगा। फिलहाल राज्यपाल की बात हम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन और देखिए, भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि कतिपय बातों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है। अगर आपने ट्रिक वाली वीडियो देखी होगी तो आप यहाँ पे मुस्कुरा सकते हैं। एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले की बात है या उससे भी कम, ये सारी बातें मैंने आपको याद दिलाई थी कि कौन सी लाइन यूपीएससी पूछती है ऐसे, उसमें क्या मज़ा है। आप बता सकते हैं कि हाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, खैर वो मैं आगे दिखाऊंगा। भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भले ही वह संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा न भेजा गया हो अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। क्या ऐसी बात है? इसे जानने के लिए आपको राज्यपाल वाला पढ़ेंगे तो भी उसमें राष्ट्रपति का जो लिंक है कानून बनाने के मामले में वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, विधेयकों को पारित करने के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्ति है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये दिख रहा है पूरी लिस्ट दी गई है आपको। और राज्यपाल एक अलग जगह पे हमने ये कवर किया। एक्चुअली ऊपर वाला जो है शायद वो मेंस वाली नोट का है, लेकिन मेंस की नोट बहुत संक्षिप्त में दी गई थी वो भी, और ये टॉप 300 से भी है, या हो सकता है कि उसी के
इर्द गिर्द का हो, क्योंकि जब हम मर्ज करते हैं PDF बनाते हैं तो कभी स्क्रीनशॉट ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये राज्यपाल के बारे में हमने विस्तार से सब कुछ देखा। अच्छा, राज्य पुनर्गठन से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा के बारे में कुछ बातें कही गई हैं, जैसे कि पूछा गया है कि भाई किले के से राजधानी का नाम पड़ा और इस राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हैं। देख रहे हैं, इसमें भूगोल की जानकारी या यूँ कहें कि पर्यावरण की जानकारी पूछ ली गई है और क्वेश्चन संबंधित है आपके पुनर्गठन से संबंधित, क्योंकि ये 2 उसी तरह के हैं। नागालैंड के बारे में एक बात कही गई है, त्रिपुरा के। तो मणिपुर वाला जो हम पढ़ रहे थे, मणिपुर में जो हिंसा हुई थी, उसी बहाने मैंने आपको नोट दिया था, उसी का एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे देखिए। तो बाकी हमने पूर्वोत्तर राज्यों के गठन की बात की थी। अरुणाचल प्रदेश के बारे में हमने देखा, ठीक है। हालांकि भूगोल से मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है अरुणाचल प्रदेश वाला, ये वाला 2 नेशनल पार्क देख रहे हैं, सीधे सटीक ये चीज़ें पूछ ली गई हैं। और बाकी यहाँ पे मैं जो कहना चाह रहा हूँ, पूर्वोत्तर के राज्यों का पुनर्गठन, इसमें नागालैंड, यहाँ देखिए नागालैंड भी है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इन सब के बारे में हमने जानकारी दी थी आपको, ठीक है। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति से संबंधित 2 प्रश्न हैं, उनको देख लीजिए। भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में आपको बताना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग दोनों कथन है, बहुत बढ़िया है अगर आपने पढ़ा है। इस बार पॉलिटी से लगभग सारे प्रश्न फंसे हैं, जितने भी क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे गए हैं वो सारे हमारी नोट में हैं, एक भी नहीं बचा है। एक लास्ट में आपको दिखाऊंगा, उसका क्रेडिट मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि उसके बारे में हमने बहुत मेरे ख्याल से 2 साल पहले नोट में रखा था, फिर बाद में एडिट किया तो अपडेट किया तो हटा दिया। वीडियो में बाद में भी डिस्कस किया गया था, तो अभी वाली नोट में तो था नहीं, तो उसका क्रेडिट नहीं लेंगे, लेकिन उसको भी शामिल किया गया है इस एंगल से कि याद दिला दे। और कहने का मतलब ये है कि पॉलिटी के सारे प्रश्न यहाँ से आए हैं हमारी नोट से। तो ये कथन है, राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन लाया जा सकता है और राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है। इस लाइन पे ध्यान दीजिए, जितना गौर से आप पढ़ते हैं कथनों को, उतना आसान हो जाता है आपके लिए प्रश्न का उत्तर खोजना, ठीक है। फिलहाल यहाँ देखिए एक और बात है, खूबसूरत प्रश्न है। अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। अच्छा, अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है। ओह, अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है। अध्यादेश के बारे में अगर आप सिर्फ एक लाइन जाने कि अध्यादेश उसी तरह की शक्ति रखता है जिस तरह की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून की होती है, और आप जानते हैं संसद के बारे में, तो आसानी से आप गेस कर पाएंगे कि किस दिशा में जाना है। लेकिन यहाँ गेस नहीं करना है, यहाँ सटीक उत्तर देना है। तो ऊपर हमने देखा क्षमादान की शक्ति के बारे में, उससे संबंधित सारी बातें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ये मेंस में है शायद, ठीक है, ये वाली नोट पॉलिटी पार्ट 2 करके दिया गया था, उसमें सीमाएं क्या हैं ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देख रहे हैं कैबिनेट की सलाह के लिए दया याचिका को गृह मंत्रालय को अग्रेसित करता है। बाकी यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे क्षमादान की शक्ति की बात है, राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र होकर अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, वो जो मैंने गोला किया था ना ध्यान रखने वाला। तो ये सारी बातें यहाँ पे हैं। बाकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में विस्तार से टॉप 300 में बताया गया था, और मेंस वाले में भी बहुत अच्छे से ये चीज़ दी गई है। कई बार ऐसा होता है ना, करंट में भी जो करंट की नोट दी जाती है उसमें भी स्टैटिक टॉपिक शामिल कर लिए जाते हैं, क्योंकि वो स्टैटिक की नोट दी जा चुकी है, करंट अभी बन रहा है, और उसमें कोई ऐसा स्टैटिक का टॉपिक चर्चा में आ गया जो नोट में पहले नहीं शामिल किया गया, तो उसे करंट में दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं धीरे धीरे स्लाइड को ऊपर लेके जा रहा हूँ ताकि आप पढ़ सकें पॉज करके। यह एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। चीनी तीर्थयात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? मेरे ख्याल से आपको ये पता है, इतना तो याद कर लिए होंगे आप। नहीं पता है तो ये देख लीजिए फाहियान के बारे में, यहाँ ये पहली लाइन में ही आपको उत्तर मिल जाएगा, दिख रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। अच्छा, लोकपाल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन बढ़िया तभी है जब आपने इसके बारे में पढ़ा हो। तो लोकपाल की शक्तियों और कार्यों से संबंधित क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ लीजिए। मैं समय बचाने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, अभी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। एक तीसरा, चौथा, 4 कथन दिए गए हैं और बहुत ही अच्छे कथन हैं। अगर आप इस स्क्रीनशॉट को पढ़ें, ये करंट अफेयर में था टॉप 300 में, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसमें इस अधिनियम में कुछ बातें कही गई हैं। एक नीचे मैंने ऐड किया है, ये जो ये वाला है
मुख्य तथ्य लोकपाल के बारे में, इसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चलेंगी। इसे आप ध्यान रखिएगा। इसे मैं 2026 वाली नोट में भी शामिल करूँगा, थोड़ा सा अपडेट करके। बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको आसानी से उत्तर मिल जाएगा। यहाँ भी है, देख रहे हैं, सारी बातें लोकपाल से संबंधित हैं। बाकी उसके क्षेत्राधिकार से संबंधित यहाँ भी बातें थी, उसको भी मैंने दिखा दिया। पर्याप्त है। जिस तरह से कथन बनाए गए, एक भी कथन आपको फिर यहाँ से बाहर नहीं जाना है, इसी में से सब मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए, 1 मिनट रुकिए ज़रा। हाँ, कहाँ थे हम? तो इस पे आप विचार करिए। कहा गया अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, क्षेत्रीय परिषद। अभी जो मैंने वीडियो बनाया था एग्जाम से ठीक पहले, 1 हफ्ते पहले, जिसकी बात कर रहा था, उसमें मैंने हिंट दिया था। बहुत ज़रूरी है चीज़ें। IAS-PCS मास्टर की बात मानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सच में प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं, मेंस निकालना चाहते हैं, फाइनल लिस्ट में नाम चाहते हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको बहुत कई बार समझाया कि यह UPSC ऐसे पूछ रही है, पता नहीं आप ध्यान देते हैं कि नहीं। इनमें से कितनी भारत संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित हुई हैं? पिछले साल भी पूछा गया था इस तरह का प्रश्न। उसके पिछले साल भी पूछा गया था कि कौन संवैधानिक संस्था है, कौन गैर संवैधानिक है। कैसे जानेंगे आप? जब उसके बारे में पढ़े रहेंगे तभी तो जानेंगे। इनको मैंने अलग अलग हर जगह कवर किया है। एक यहाँ भी देख लीजिए, प्रवर्तन निदेशालय के बारे में हमने आपको पढ़ाया है, वो टॉपिक दिया है, तो वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी सबूत के तौर पे। यहाँ देखिए, क्षेत्रीय परिषद था, क्षेत्रीय परिषद के बारे में यहाँ जानकारी मिल जाएगी, आपको विस्तार से जानकारी मिल जाएगी नोट में। प्रवर्तन निदेशालय से संबंधित क्वेश्चन था, उसको हमने विस्तार से कवर किया था, उसके बारे में और भी जानकारी नीचे दी गई है। देखिए सारी बातें, प्रवर्तन निदेशालय का ये हो गया। इसके बाद अंतर्राज्यीय परिषद भी था क्वेश्चन में, देखिए कैसे पुनर्गठन हुआ, कैसे इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी नोट में आप आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद भूगोल का एक क्वेश्चन देखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन की घटना के साक्ष्य आपको कैसे मिलेंगे? अब आप सोचेंगे कि ये कहाँ से, मतलब कैसे पता चला कि महाद्वीपीय विस्थापन पूछा जा सकता है, हमने नोट में शामिल कर लिया। एक्चुअली ये अरे हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात मुझे याद दिलानी थी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको जो नोट दी गई थी उसमें 2024 सीरीज़ की नोट भी दी गई थी। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। UPSC का ये पैटर्न जो लोग नहीं समझते हैं वो फिर फंसते हैं। PCS जैसा नहीं है कि पिछले 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ लो और 90% वहीं से आ जाता है। बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया था कि सर ये तो 2024 वाली सीरीज़ है, इसको आप रहने दीजिए, सिर्फ 25 वाली दीजिए। हमने कहा कि 25 वाली तो पढ़ ही रहे हैं, टाइम निकाल के इसको भी पढ़िए, क्योंकि UPSC पिछले 1.5-2 साल पहले की घटनाओं पे क्वेश्चन पूछ लेती है। और कई स्क्रीनशॉट आपने अभी जो देखे उसमें भी शायद होगा, आगे भी आप देखेंगे, उसी नोट से आप देखेंगे। यानी कि UPSC सिर्फ साल भर के करंट अफेयर पे नहीं निर्भर है, ये कोचिंग और मैगजीन और बाकी चीज़ों की अपनी बनाई हुई सीमा है कि हाँ 1 साल का करंट अफेयर पढ़ लो। UPSC ने ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो आप जब तैयारी कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि इसका मैंने पूरा फॉर्मेट भी बताया था कि अगर आप 2 साल का करंट अफेयर तैयार करते हैं तो 2 साल में कब, किस टाइम पीरियड में किस तरह के टॉपिक का ध्यान दें। जैसे आज आप यहाँ बैठे हैं, 2026 का एग्ज़ाम देना है, तो 2026 का एग्ज़ाम देने के लिए अगर आपको 2024 वाला करंट अफेयर पढ़ना हो तो क्या उसी तरीके से पढ़ेंगे जो 2026 जनवरी का पढ़ेंगे? नहीं, उसमें कौन सी बातें ध्यान रखनी है, ये महत्वपूर्ण होता है। उसके बारे में मैंने विस्तार से बताया था, आगे भी बता दूंगा। कहने का मतलब ये है कि इसकी बात की शुरुआत हुई थी यहाँ से। ये 2024 में मैंने देखा था कि इस तरह की बातें हो रही थी, तो ये हमने शामिल किया था और देखिए फिर पूछ लिया इस पे। और ये रहा स्क्रीनशॉट। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स, ये हमने पढ़ा था, और उसके साक्ष्य वगैरह क्या है, प्रमुख साक्ष्य आप यहाँ देख सकते हैं। कैसे हम जानें कि भाई विस्थापन हुआ था, उसके पक्ष में कौन कौन सी बातें हैं, सब मिल जाएगा। अच्छा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इतिहास का क्वेश्चन है। साउथ इंडियन हिस्ट्री से, एंशियंट हिस्ट्री से पिछले कुछ सालों में एक ट्रेंड बना है कि UPSC ज़्यादा पूछ रही है, चाहे संगम काल से हो, चोल, चेर, पांड्य, उनसे हो, तो वहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आगे के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो पूछा गया है कि किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्रीविजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। इसे हल करने के लिए कोई बहुत तीर नहीं मारना है। अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं कि समुद्र अभियान किसने ज़्यादा किया था तो आसानी से कर सकते हैं। बाकी इनके बारे में, ये चलिए राजाओं के बारे में भूल जाइए, राष्ट्रकूट, काकतीय, चोल, होयसल, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा भी आइडिया है
तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी और आप आसानी से पकड़ लेंगे कि किसकी बात हो रही है। चलिए मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। इसके मैंने कई स्क्रीनशॉट लिए हैं। चोल राजाओं के बारे में यहाँ पे एक बात है, उसने श्रीलंका पे भी विजय प्राप्त की थी और भी रहे हैं, लेकिन सॉरी राजेंद्र प्रथम जो है उसका उसका जिक्र इधर कहीं होगा। हाँ, यहाँ पे तो कुल मिला के ये है कि इन चोल शासकों ने इन द्वीपों पे कब्जा किया था। इसमें कई लाइनें ऐसी हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे कि नीचे सब चोल के बारे में ही तो है। चोल के बारे में ये कथन है, ये कथन है, ये कथन है। तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये चोल शासक ही थे। ये चोल शासक ही थे जिन्होंने ये काम किया था कि जो समुद्री सेना है उस पर काम किया, दूसरे देशों को जीता, द्वीपों को जीता। तो उसके आधार पे भी आप गेस कर सकते थे कि ये शासक था। यूपीएससी आपको कई बार मौका देती, देखिए चोल के बारे में यहाँ भी हमने विस्तार से पढ़ा था। यूपीएससी मौका देती है कि अगर आपको एक पक्ष नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे पक्ष से समझ लो। अगर राजा से नहीं समझ में आ रही बात तो शासनकाल उसके आप कुल से समझ लीजिए कि किस शासनकाल से जुड़ा था, किस वंश से जुड़ा था, उससे कुछ आइडिया लग जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के बारे में 2 प्रश्न पूछे गए हैं और खूब ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये तो सीधा सीधा पूछा है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में से बताना है आपको कि कौन कौन से थे, इसके अवयव कौन से थे। सीधा है, अगर आपने पढ़ा है कि कौन कौन सी बातें शामिल की गई थी तो सीधा क्वेश्चन है, आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं। इतिहास के भी 1 मिनट रुकिए। हाँ, इतिहास के भी लगभग सारे क्वेश्चंस आए हैं। एक ये है असहयोग आंदोलन के बारे में, तो उसमें कुछ बातें यहाँ पे की गई हैं। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में, इसके कारण क्या रहे, सारी बातें, कौन कौन सी गतिविधियाँ थीं। ये मुझे लगा कि ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो आगे मैंने स्क्रीनशॉट और जोड़ा है। ये असहयोग आंदोलन के बारे में एक जगह और था, ठीक है, उसके कारण ये सब, इसका मुद्दा क्या था। फिर कार्यक्रम जो थे उनके बारे में विस्तार से यहाँ पे बातें की गई हैं। ये पूरा आप पढ़ेंगे आपको उत्तर मिल जाएगा। क्या प्रतिक्रिया रही लोगों की वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कितनी बढ़िया नोट है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 की चर्चा सतत विकास और जलवायु परिवर्तन विषयक वैश्विक चर्चाओं में बारंबार आती है। ये तो बात है, ये आप अक्सर इसके बारे में सुनते हैं। जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 कार्बन बाजारों के सिद्धांतों को निर्दिष्ट करता है। ये असली लाइन है, अगर इसके बारे में आपने पढ़ा, क्योंकि ये सामान्य लाइन है। इस तरह के कथनों में यूपीएससी कुछ बातें सिर्फ जनरल बातें करती है, एक कीवर्ड होता है कि ये तो आप गेस कर सकते हैं कि हाँ भाई बार बार चर्चा होती है, पेरिस समझौते की बात होती है, उसके अनुच्छेदों की बात होती है। ये एक तथ्य है कि कार्बन बाजारों के सिद्धांतों को निर्दिष्ट करता है। आपको पता है कि नहीं। जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 का आशय लोगों को अपने जलवायु लक्ष्य प्राप्त करने हेतु, देशों को अपने जलवायु लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उनके बीच गैर बाजारी रणनीतियों का संवर्धन करना है। इस तरह की बात, ये भी एक जनरल सी बात है। तब क्या करेंगे, जो मेन बात है अगर आपने उसे समझ लिया है तो मामला बन जाएगा। हमने आपको एक नोट दिया जिसमें कार्बन क्रेडिट की बात की थी। अभी देखिए पेरिस समझौते वाला बहुत पहले था, पुराना हो गया था तो एडिट कर दिया था, लेकिन जहाँ पे काम चल जा रहा है उसे देखते हैं। इस पैराग्राफ में यहाँ देख रहे हैं एक लाइन लिखी है, पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत देश मिलकर काम कर सकते हैं उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं को प्राप्त कार्बन क्रेडिट को अन्य देशों को उनके जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। इस तरह की बातें, कार्बन बाजार से संबंधित बातें इसी के तहत की गई हैं। सिंपल है, आप उत्तर दे सकते हैं आसानी से। इसके बाद स्वैच्छिक बाजार वगैरह इसमें बातें हैं। गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है, ये बात उन्होंने कब कही थी, ये महत्वपूर्ण बात है। और इसके लिए किसी किताब में मुश्किल से इसका मिलेगा कथन, इसमें थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप ये देखिए कि शुरू शुरू में जब गांधी जी आए दक्षिण अफ्रीका से तो वो तो अंग्रेज़ों के पक्ष में ही थे लगभग। फर्स्ट वर्ल्ड वार में उन्होंने कहा था कि साथ देना चाहिए हमें। कब उन्होंने खुल के कहा कि अब हम इनका विरोध करेंगे, उनका कानून तोड़ा। हालांकि उस पर क्वेश्चन पूछा गया, आगे भी हम शायद देखेंगे, ठीक है। दांडी नमक कानून जो था उसे उन्होंने तोड़ा दांडी में, ठीक है। उस समय ये बात उन्होंने ये कही थी। अब एग्जैक्ट इस रूप में कही थी ये हर जगह नहीं आपको मिलेगा, लेकिन जो कथन दिए गए हैं उसे देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये बात उन्होंने कब कही होगी,
और ये चीज़ आपके कॉमन सेंस के तहत आती है। ये बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ पढ़ा हुआ काम नहीं आता है, आपको कॉमन सेंस भी डेवलप करना होता है। तथ्य याद करने के साथ साथ ट्रिक भी याद करना पड़ता है, पैटर्न समझना पड़ता है। तो ये चीज़ आप आसानी से गेस कर सकते हैं अगर आपने गहराई से समझा है तो। दांडी मार्च के बारे में और भी चीज़ें आप जानना चाहें, यहाँ पे अच्छे से दिया गया है, इसको पढ़ेंगे तो वैसे ही आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, एग्जैक्ट लाइन वो नहीं मिलेगी, मैं बता देता हूँ, लेकिन इसके बारे में वो सारी बातें हैं, वो सारे संकेत हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर गांधी जी जो है मुखर रूप से सामने आए। तो गोलमेज सम्मेलन में जो बातें वहाँ से बिगड़ी, या सहयोग आंदोलन हुआ, नहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर उसके तहत दांडी मार्च हुआ, ये सारी बातें हमने देखी। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए, एथेनॉल के बारे में मैंने बहुत पढ़ा था, कई जगहों पे पढ़ा था, लेकिन यूपीएससी ने बहुत चालाकी की और इसका स्क्रीनशॉट खोजने में मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मैंने पढ़ाया था, मुझे ध्यान आ रहा था कि यार पढ़ाया तो है, इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन मिल क्यों नहीं रहा। फिर थोड़ा समय लगा, मिल ही गया। तो पूछा है कि विश्व के 2 प्रमुख एथेनॉल उत्पादकों ब्राज़ील और संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में ब्राज़ील अधिक एथेनॉल उत्पादित करता है। यह एक तथ्य है और इसे ही मैं खोज रहा था, क्योंकि एथेनॉल के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है। अभी नोट में दिखाता हूँ। बाकी ये है, अमेरिका में एथेनॉल उत्पादन के लिए जो फीड स्टॉक है वो मक्का है, ब्राज़ील में इसके लिए गन्ना है। ये एक सामान्य सा कथन है, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन तथ्य वाला जो है ये मेन है। इसके बारे में नहीं जानते हैं तो काम गड़बड़ा जाएगा। यहाँ देखिए वही वाला है पैटर्न कि दोनों सही है, व्याख्या सही है नहीं है। एथेनॉल 100 के तहत हमने एथेनॉल के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा, एक मिनट रुकिए ज़रा, मुझे शायद खांसी आने वाली है, आवाज़ मेरी बदली हुई है, थोड़ी सर्दी हुई थी, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, फिर एथेनॉल के बारे में एक अलग जगह पे हमने पढ़ा था। कोई टॉपिक महत्वपूर्ण होता है, फिर ध्यान से उतर जाता है कि इसको हमने कवर किया है, तो वो करंट अफेयर में बीच में आ जाता है। वो इसलिए आ जाता है क्योंकि छूटना नहीं चाहिए। 2 बार आ गया ठीक है, चल जाएगा, लेकिन छूटना नहीं चाहिए। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के बारे में जब हमने पढ़ा था, तब यहाँ पे आप देखेंगे नीचे मैंने एक तथ्य दिया है, महत्वपूर्ण तथ्य नाम से एक हेडिंग है यहाँ पर, और यहाँ आपको पता चलेगा अमेरिका, ब्राज़ील और भारत को जैव ईंधन में वैश्विक नेताओं के रूप में देखा जाता है। एथेनॉल का मतलब आप जो है जैव ईंधन समझिए, ठीक है, वो इसीलिए है, वो कभी कभी सिर्फ उसका वही नाम ले लिया जाता है। अच्छा, अमेरिका 52% उत्पादित करता है, ब्राज़ील 30%। तथ्य क्लियर हो गया, भारत अभी 3% पे था। सिंपल है, ये तथ्य खोजना नोट में, किताबों में कभी कभी मुश्किल हो जाता है, इसके लिए मुझे काफ़ी समय देना पड़ा, कई बार नोट पढ़ना पड़ा। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। मैं आपसे खासतौर से पीसीएस, यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में कहता हूँ कि अगर पंचायती राज से क्वेश्चन नहीं आया तो समझ जाइए कि आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन यूपीएससी भी यहाँ से खूब क्वेश्चंस पूछती है। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान है। इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि ऐसा नहीं है, उसके लिए क्राइटेरिया तय किया गया है। ठीक है, शायद 20 लाख की जनसंख्या, ऐसा कुछ है, तो ये बात है। लेकिन इसमें एक कीवर्ड है, ये वाला देखिए, इसको आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से उत्तर तक पहुंच जाएंगे। इसमें लिखा गया है, मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत में सदस्य होने हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए। पंचायती राज में जो आयु की सीमा है, अभी मैं दिखाऊंगा, वो 21 साल रखी गई है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आप उसको गलत करें तो आप कहाँ पहुँचेंगे। मान लीजिए 2 आपने गलत कर दिए, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, कुछ बचा। ऐसे भी आंसर निकाला जाता है, इसी को तो हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। फिलहाल ये देखिए, जो प्रावधान है, जो पंचायती राज वाली स्क्रीन शॉट है पॉलिटी टॉप 300 की, उसमें साफ साफ ये बात लिखी गई है कि भाई न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष है। बाकी मैंने आपसे कई बार कहा है, कमेंट में लिख के बताने के लिए, कई दोस्तों ने कहा भी, बताया भी है कि जैसे पंचायत है, या फिर नगरीय चुनाव है, राज्यपाल है, विधायक है, सांसद हैं, इस तरह के चुनाव लड़ने के लिए, राष्ट्रपति हैं, किस लेवल पे क्या उम्र सीमा तय की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, अभी आपके सामने ही तो क्वेश्चन है, पूछ लिया गया है। बाकी कुछ और बातें यहाँ पे दी गई हैं, 73वें संविधान संशोधन में कौन कौन सी बातें की गई थी वो सब यहाँ पे दिया गया है। ये एक्स्ट्रा मैंने थोड़ा सा दे दिया है कि आप ये भी देख लें। ये खूबसूरत प्रश्न है और ये आप कहें कि समझ पे आधारित प्रश्न है। इसके बारे में जब भी भूगोल पढ़ाते समय मैं थोड़ा ज़्यादा समय लेता हूँ, मैं
अभी तो उस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगे करूँगा। फ़िलहाल इसी पेज पे ही मैं समझाता हूँ बना के हर चीज़। उसमें मैंने इसके बारे में काफ़ी बढ़िया आपको समझाया था। अब पता नहीं आपने देखा है कि नहीं वीडियो, लेकिन नोट तो है ही, नोट में भी बातें हैं। यहाँ पे कहा गया है कि साइबेरिया में अनादिर, अनादिर के बारे में भूलिए, बस इतना जानिए साइबेरिया में है, और अलास्का में नोम एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे हैं। ये दो जगह हैं। किंतु जब इन शहरों में लोग जागते हैं और नाश्ते के लिए तैयार होते हैं तब अलग अलग दिन होते हैं। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। जब अनादिर में सोमवार होता है तब नोम में मंगलवार होता है। ये कैसे आप जानेंगे? थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर। मान लीजिए कि ये रूस है, ठीक है, ऐसे मैं बना देता हूँ, ऐसे ये एशिया का मान लीजिए बना दिया, ठीक है। इधर भारत है, इधर रूस है, ये साइबेरिया वाला हिस्सा है, ठीक। इधर अलास्का है, इधर अमेरिका हम बना देते हैं, ठीक। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। इसके बारे में पढ़ा है आपने, भी पढ़ा होगा कि कई जगह मोड़ी गई है। इधर कहीं से इंग्लैंड के आसपास से ग्रीनविच लाइन गुजरती है, तो इसकी तो बात अभी नहीं हो रही है, इसकी बात हो रही है। और इसमें मैंने आपको समझाया था कि जो पूरब दिशा में जो जगह होती हैं वो समय में आगे होती हैं, ठीक। पश्चिम में होती हैं वो पीछे होती हैं। और जब यहाँ पे जाते हैं तो उसका असर होता है, सीधा एक दिन बदल जाता है आगे पीछे। सिर्फ इतनी सी बात आपने समझ ली और आप जानते हैं कि साइबेरिया किधर है, अलास्का किधर है, आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। और उतना नहीं जानते हैं तो ये पहाड़ है आपके लिए, बहुत कठिन प्रश्न है। फिलहाल यहाँ मैंने लिखा है कि दिन और समय कैसे मापा जाता है, उसके बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे कि ये वाली बातें, ग्रीनविच। अच्छा हाँ, ग्रीनविच में भी समय, वो समय का अंतर होता है। बाकी समय रेखा, तिथि रेखा के बारे में तो हमने डिस्कस किया ही है। विश्व बैंक ने एक बात कही है और ये बहुत बढ़िया चीज़, मतलब बढ़िया, ये तथ्य अपने आप में बढ़िया नहीं है, चिंताजनक है, लेकिन क्वेश्चन के लिहाज से जो हमारी नोट से आया उस हिसाब से बढ़िया है। तो 35 डिग्री से अधिक तापमान होगा, अब जो भी कारण है। अब कहा जा रहा है कि इसके निहितार्थ सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित होते हैं। इसमें क्या कहा गया? सर्वाधिक संभावना है कि प्रायद्वीपीय भारत बाढ़, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और सूखे से ग्रस्त होता रहेगा। इसके बारे में हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया भी है आपको। मानव समेत सभी प्राणियों की उत्तरजीविता प्रभावित होगी, क्योंकि उनके लिए पसीने के माध्यम से अपने शरीर के ताप को निकालना मुश्किल होता जाएगा। ये अगर आप सामान्य तौर पर वो बातें नहीं भी जानते हैं कि विश्व बैंक ने कहा है कि किसी और ने कहा है, लेकिन तापमान जब उतना बढ़ जाएगा तो कुछ तो असर होगा। और ये अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, आपने जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से समझा है, तो ये दोनों कथन समझना बहुत आसान बात है, बहुत सीधी सी बात है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। बाकी जब मैंने आपको पढ़ाया था भारतीय मानसून पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, उस दौरान भी मैंने ये सारी बातें बताई थी कि वर्षा रूप प्रतिरूप बदलेगा, जहाँ पे बारिश हो रहा है वहाँ पे हो सकता है सूखा पड़ जाए, चक्रवात की बारंबारता बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है, बहुत सूखा भी हो सकता है, फसलों पे, जीवों पे, उत्पादकता, हर चीज़ पे असर हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, बाकी आपके सामने लिखा है, इसको आप पढ़ेंगे आसानी से उत्तर दे देंगे। अब दो प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि वास्तव में कठिन है उन लोगों के लिए जिनको मैथ से डर लगता है, लेकिन यूपीएससी ने उतना भी भयानक क्वेश्चन नहीं पूछा है अगर आप फार्मूला जानते हैं तो। सिंपल सा क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा इतना करोड़ है, गैर ऋण सर्जक पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से इतना करोड़ प्राप्त हो रहा है, देश की ब्याज देयताएं इतनी है, इतना ब्याज दे रहा है, तब सकल प्राथमिक घाटा कितना होगा? ये एक क्वेश्चन है। अब आप जोड़ घटाना किस में से कैसे करना है, ये तभी कर पाएंगे जब आप इसका फार्मूला जानते होंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का है, मान लीजिए कि सरकार का इतना ब्याज है, ये है वो है, कुल मिला के ये है कि ब्याज भुगतान की प्राप्ति। अब इसमें घाटा के बारे में पूछा गया है, पूरा डाटा आपको दे दिए, सिर्फ जोड़ घटाना ही करना। समझ लीजिए कि सीसेट का क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रिटेशन का, ठीक है। और इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप दे पाएंगे सिर्फ एक छोटा सा, अगर आपने टेस्ट दिया है, वो सिर्फ 7 ही टेस्ट थे, इसमें फार्मूला दिया गया है कि राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा के बारे में, प्राथमिक घाटा के बारे में। एक और प्रश्न भी था लेकिन मैंने एक ही लिया कि अगर इसे आप समझ लेते हैं किसमें से किसको घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, तो आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। हालांकि ये फार्मूला उसमें भी था, पीसीएस वाली जो 34 साल वाली नोट थी उसमें भी, मैंने सोचा कि इसी को दे देते हैं, इसी से काम चल जाएगा। अच्छा, ये एक कथन है और
इसके बारे में भी मैंने आपको हिंट दिया था, बताता ही रहता हूँ कि भाई इस समय देखिए शेयर मार्केट से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसका ज़्यादा कोरोना के बाद से तो ये ज़्यादा ही ध्यान में रहा है लोगों के, सरकार के, और होना भी चाहिए। बांड धारकों के बारे में बात पूछी गई है, स्टॉक धारक, बांड धारक। अच्छा, यहाँ भी वही सारी बातें की गई हैं। ये कौन होते हैं? आपने किसी कंपनी का बॉन्ड लिया है तो आपकी स्थिति क्या है, ये कैसे समझेंगे? अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए प्रश्न आसान है, वरना ये बहुत कठिन प्रश्न है। और इसके लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो 7 ही टेस्ट थे, 4 लेंथ टेस्ट। खूब बढ़िया एक क्वेश्चन है बॉन्ड के बारे में। वो सारी बातें जिनकी समझ ऊपर के प्रश्न को हल करने के लिए चाहिए, वो प्रश्न में भी दी गई हैं, और व्याख्या उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। बस आप समझ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके आसानी से उत्तर दे देंगे। ठीक है। इसके बाद बिम्स्टेक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल है कि इसका मतलब हाँ ये ठीक है, 2025 तक 7 सदस्यों से मिलकर बना एक क्षेत्रीय संगठन है। अब आपको बताना है कि इसमें 7 हैं कि नहीं। और यह ढाका घोषणा 1999 पर हस्ताक्षर होने के साथ अस्तित्व में आया। और इसमें संस्थापक सदस्य कौन हैं, और ये भारत के बारे में एक तथ्य दिया गया जो बैठक में सामने आई थी। इसका सीधा सा जवाब आप यहाँ देख लीजिए, बिम्स्टेक चार्टर आया था, और ये 2024 वाली नोट है, मतलब अपडेट करके लास्ट में दी गई थी, उसी से क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसके बारे में हर चीज़, हर वो बात, ये चाहे सदस्यों की बात हो, चाहे गठन की बात हो, हर वो चीज़ जो पूछी गई है आपको यहीं पे दिख जा रही है सामने ही। बस यहाँ उत्पत्ति के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताया गया है। संस्थापक सदस्य इसमें शुरू में 4 थे, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। कितना बढ़िया है। अच्छा, ब्रिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे 16वां मैं खोज रहा था, पता नहीं वो जल्दी जल्दी में कि कैसे नहीं मिला, लेकिन 15वें वाले के बारे में मैंने आपको नोट दिया था, तो वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, और उसके आधार पे आप आसानी से इसका उत्तर निकाल लें। क्योंकि जब ब्रिक्स के बारे में पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि ये जो स्पेलिंग है ना, ये अक्षर हैं BRICS, इसी क्रम में बैठक होती है। तो आप जानते हैं कि 15वां कहाँ बैठक हुआ था, तो ये भी जान पाएंगे कि 16वां किस देश में होगा। ठीक है। और बाकी इंडोनेशिया इसका सदस्य बन गया है इसी साल 2025 में ही। बाकी इसका मुख्य विषय क्या था, अब यहाँ देखिए, यहाँ एलिमिनेशन मेथड काम आएगा, और बाकी जो नोट है उसकी यहाँ पे बात की गई है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इसके बारे में हमने एक जगह और डिस्कस किया था, अभी ध्यान नहीं आया, मतलब मिला नहीं, मैंने खोजा, लेकिन इतना पता है कि मैंने पढ़ाया था, नोट में होगा कहीं। जब इसमें अर्जेंटीना ने कहा कि हम नहीं शामिल होंगे, कहा गया था कि भाई तुम भी आ जाओ, नए देशों को शामिल किया जा रहा है। उसने कहा ठीक है आएंगे, बाद में मना कर दिया था, तो उसने मना कर दिया। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इसी के अनुसार सदस्यों के बीच में अध्यक्षता बदलती रहती है, ये चीज़ यहाँ पे मिल गई। बाकी 15वां शिखर सम्मेलन के बारे में ये बात थी। यहाँ पर कहा गया अर्जेंटीना, हाँ इसकी बात हुई थी, बाद में इसने कहा कि हम नहीं शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुकिए। हाँ, ये क्वेश्चन है, यूपीआई से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि भारत के अलावा कितने देश हैं जहाँ पर यूपीआई स्वीकार किया गया है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसके बारे में, यूपीआई के बारे में हमने विस्तार से बात की थी, और ये भी बात की थी कि सिर्फ भारत में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इससे थोड़ा बाहर हैं। उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन तो पूछा गया है, लेकिन यूपीएससी ने थोड़ा सा आगे जाकर, क्योंकि यूपीएससी हमारे अनुसार थोड़ी चलती है, कई बार वो अपने हिसाब से क्वेश्चंस पूछेगी, तो थोड़ा सा आगे जाके यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा यूपीआई के बारे में। लेकिन यूपीआई हमने 3-4 जगहों पे कवर किया है। जब पता नहीं क्या नाम था, स्टैक करके कुछ एक टॉपिक था, उसके बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ भी कवर किया था। हाँ, कोयला गैसीकरण के बारे में क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, फिर पूछ लिया गया। कितनों के उत्पादन में इनके उत्पादन में कौन कौन है जिनके लिए कोयला गैसीकरण की प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जा सकती है। सवाल सीधा, अभी मैंने सबूत दिखाया था 5 ट्रिक वाला, उसमें इसे शामिल करना चाहिए था, ध्यान नहीं आया। इसको ऑलरेडी मैंने ले लिया था, PDF बना दिया था, तो ध्यान नहीं आया। अभी मैं दिखाऊंगा कि सिर्फ वो जो 8 वीडियो बनाई गई थी उसके ट्रिक का इस्तेमाल करके कम से कम उसके 4 गुना ज़्यादा प्रश्न आप हल कर सकते थे। फिलहाल इसका उत्तर आसानी से यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से कोयला गैसीकरण टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है, और उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है ये मैंने आपको पहले भी बताया। इस तरह के जब प्रश्न पूछे जाएँ तो उसका क्या करना है, बाकी इसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ विस्तार से थोड़ा सा और है। अब देखिए,
गांधी जी के बारे में एक और क्वेश्चन, बढ़िया प्रश्न है। इसके बारे में हमने कई जगहों पे कवर किया है, लेकिन एक ही जगह से मैंने छोटा सा स्क्रीनशॉट लिया, क्योंकि मुझे लगा कि इतना डिस्कस कर लिए हैं कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से स्क्रीनशॉट लेंगे तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो किस एक घटना के बाद गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध कर रहे थे और सभी क्षेत्रों में उसके उन्मूलन के लिए अपील कर रहे थे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया। ये अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते हैं इतिहास के बारे में तो आप तुरंत इसका उत्तर जान जाएंगे। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है पुनः समझौता वाला। तो उसके बारे में इसीलिए मैंने एक सिंपल सा सांप्रदायिक जो कम्युनल अवार्ड था उसके बारे में एक टॉपिक पढ़ाया था और ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। बाकी चीज़ें हमने अच्छे से कवर किए, कई बार इसको डिस्कस किया। अच्छा, अब यहाँ देखिए, वायु प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा कराने के तरीके में किनका प्रयोग होता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा गया है पीसीएस परीक्षाओं में भी, और यूपीएससी ने भी शायद इसके पहले एक बार पूछा है कम से कम। अब आपको इसमें एलिमिनेट करना है, क्योंकि सिल्वर सिल्वर हर जगह है चारों में, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या है। नाइट्रेट तो नहीं है, सिल्वर आयोडाइड अगर पढ़ा है तो उसके आधार पे आप पहले ही फिर 50% पे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं प्रश्न सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सबूत दिखा रहा हूँ। ये रहा सबूत। क्लाउड सीडिंग के बारे में हमने पढ़ा है, ये सारी चीज़ें उसी के बारे में है। कौन कौन सी उसके लिए कौन सा तत्व इस्तेमाल किया जाता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जवाब छुपा हुआ है इस लाइन में। ठीक है, यहाँ देखिए, आगे चलिए। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने थोड़ा सा मूड में आके पूछा है, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल हो गया और थोड़ा पीसीएस टाइप का होगा। यूपी पीसीएस में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं खूब। कसावा, अदरक, मलाबार, पालक, पुदीना, पपीता। अब इनके बारे में जवाब देने के लिए हमें पता होना चाहिए, तो वहीं से उठा लेते हैं। आप जानते हैं कि यूपीएससी वाले ग्रुप में एक ग्रुप बनाया गया, उसमें वो दोस्त शामिल होते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग उसी में शामिल है जिन्होंने सारी नोट ली है। तो अदरक के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिल गई कि वो क्या है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है। एक मिनट रुकिए, ये क्या हो गया। हाँ, यहाँ पर पुदीना के बारे में है। आसानी से इसके बाद आप उत्तर दे सकते हैं, हालांकि सारे ऑप्शंस नहीं मिले लेकिन दो तो मिले। ठीक है, उसके आधार पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। रिजर्व बैंक की आय के स्रोत, रिजर्व बैंक, उसकी नीतियाँ, इसके बारे में हमने बहुत बातें की हैं, कहीं ज़्यादा। क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी मैं एमसीक्यू सीरीज़ बनाता हूँ, तो बैंकिंग से क्वेश्चन तो बनाना ही है, और टेस्ट सीरीज़ में भी इसमें शामिल करते हैं। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया कि रिजर्व बैंक को पैसा कहाँ से मिलता है, नोट छाप के और बाकी चीज़ों से, कहाँ कहाँ से। ठीक है, अब एक चीज़ शायद मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन और होगा, नहीं आगे देखेंगे। तो आरबीआई के बारे में हमने जो भी चीज़ें की हैं, डिस्कस की हैं, उसके माध्यम से, प्लस इस पैराग्राफ को, इस पेज को आप पढ़ेंगे, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। मौद्रिक नीतियों के बारे में हमने बातें की थी विस्तार से। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन उसमें है, यहाँ से भी आरबीआई को पैसा मिलता है। इसके बारे में तो हमने काफ़ी डिस्कस किया है, यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी पूछा है, बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भी आय होती है। ठीक है, बाकी मुद्रा भंडार के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो भी इसकी बात की गई थी कि कैसे आरबीआई के पास पैसा और धन इकट्ठा होता है। ठीक, भारत का जो सरकार का खजाना है उसमें इसका क्या रोल है। अब एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, ये भी फैक्चुअल है, ये कुछ क्षेत्र हैं मिलान करने के लिए दिया है, इसमें से एक चीज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ जो हमारी नोट से पूछा गया है। कहाँ गया, ध्यान से देखिए इस पैराग्राफ को, एक मिनट। हाँ, ये नॉर्मंडी जब आप फ्रांस से मिलाएंगे तब आप देखेंगे वहाँ पे वो कैंसिल हो जाएगा, गलत मिलाया गया है। फिर एलिमिनेट करिए, उत्तर तक पहुँचिए, कितना बढ़िया है। अच्छा, यहाँ भी उसी तरह का एक प्रश्न है, देश और संसाधन समृद्ध कौन है। इसमें आपको मैं एक तथ्य दिखाता हूँ, हालांकि ये हीरा वाला एक मिला था लेकिन कन्फ्यूजन थी उसमें तो मैंने उसको छोड़ दिया। चिली वाला मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। ये लाइन आप पढ़ेंगे, आप इस स्टेटमेंट को करेक्ट कर पाएंगे कि अच्छा ये कथन सही है कि गलत है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। एक बार मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने कमेंट करने के लिए कहा था कि बताइए
क्या क्या लेकर आए थे, पपीता, अनानास, ये जो चीज़ें हैं, जो पुर्तगाली आए थे हमारे यहाँ, तो कौन कौन सी चीज़ें लेके आए थे, इसके बारे में मैंने अक्सर कई बार बातें की हैं। यूपीएससी ने पूछा, आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन लेके आए थे। तम्बाकू के बारे में मेरे ख्याल से मैंने जब तम्बाकू वाला क्वेश्चन बनाया था एमसीक्यू वाला, उसमें ज़्यादा डिस्कस किया था, उसी में कमेंट वाली बात की थी। लेकिन अभी सबूत दिखाना है, तो सबूत देखिए, एक पुर्तगालियों पे हमने क्वेश्चन इसमें पूछा था टेस्ट में, 7 ही टेस्ट है, बार बार याद दिला रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। टेस्ट थे 7, क्वेश्चन आए इतने सारे, ठीक है। इसके बाद अशोक के जो अधिकारी थे उनके बारे में हमने मौर्य काल के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में जाकर यूपीएससी ने पूछ लिया। अब 3 नाम दिए हैं, लेकिन उनमें से अगर एक आपने पकड़ लिया, राजुक पहले भी पूछा गया है, तो आप आसानी से गेस कर सकते हैं। उसके बारे में एक तथ्य मैंने वहाँ से पीसीएस वाली नोट से, जो कि यूपीएससी में भी दी गई थी, वहाँ से ले लिया है। आप देख सकते हैं यूपीएससी ने इसको पूछा। इसके बाद एंडीज पर्वत के बारे में देखिए, मैं जब भी भूगोल पढ़ाता हूँ इस बात पे मैं कभी कभी तीखा भी बोल देता हूँ, डांटने वाले स्टाइल में बोल देता हूँ, बेइज्जती भी कर देता हूँ कि अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं और सामने मैप है और आप आलस कर रहे हैं कि मैप में नहीं देखना है, तो समझिए आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। और इस तरह की बातें, जब नदियाँ पढ़ा रहा हूँ, पर्वत पढ़ा रहा हूँ, ये बातें मैंने आपको बार बार रिपीट की। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको हो सकता है उसमें बुरा भी लगा होगा, लेकिन जब आप नहीं देखते उस तरह की चीज़ें और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो दिक्कत होती है। एंडीज पर्वत किन देशों से होकर गुजरता है? ये दक्षिण अमेरिका के देश हैं। इनके बारे में हमने जब भी ये सारी बातें की हैं, एंडीज़ के बारे में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जब भी ये बातें हमने की हैं तब तब मैंने आपको याद दिलाया है कि ये ज़रूरी है, ध्यान रखिए। इसमें भी आपको मिल जाएगा, यहाँ देखिए, ठीक है। इसके बाद अब ये समझिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये भी अलग अलग टॉपिक्स को मिलाकर एक प्रश्न बनाया गया है। यूपीएससी कह रही है कि वैज्ञानिक अध्ययन यह सुझाते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। सही में? पता करिए। और जो सोलर फ्लेयर हैं और उनसे संबंध किरीट द्रव्यमान निष्कासनों से पृथ्वी के सबसे बाहरी वायुमंडल पर विशाल ऊर्जा राशि की बौछार कर दी है। जैसे जैसे पृथ्वी का ध्रुवीय हिम पिघलता है, जल की प्रवृत्ति विषुवत वृत्त की ओर जाने की होती है। अब इन 3 कथनों को समझने के लिए अलग अलग टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं। फिलहाल मैंने जो आपको पढ़ाया है, नेगेटिव लीप सेकंड में आपको पढ़ा रहा था, तो इसका कंसेप्ट पढ़ाते समय, हालांकि इसमें लिखा भी है कि जो घूर्णन है उसका, यहाँ पे ये वाली लाइन देखिए, ये वाली लाइन, तो उस घूर्णन में जो बदलाव आ रहा है, ये उसको एडजस्ट करने के लिए ये नेगेटिव लीप सेकंड का कंसेप्ट हमने लाया था। इसके बाद सौर तूफान के बारे में तो कुछ ज़्यादा ही विस्तार से हमने पढ़ा है, कैसे उत्पत्ति होती है, क्या असर होता है, ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं। इन दोनों को मिला के भी आप आंसर दे सकते हैं। इसके बाद अब शैलों के बारे में एक क्वेश्चन पूछा, एक्चुअली शैल के बारे में नहीं, आप ध्यान से देखिए, तो मृदा के बारे में, ये जो क्ले होती है मृतिका, उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। शैलों पर जल के प्रभाव के संदर्भ में चाक एक अत्यंत पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है, जबकि मृतिका एक नितांत अपारगम्य न्यून पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है, ठीक है। चाक सरंध्र होते हैं, अतः जल अवशोषित कर सकता है। चाक के बारे में तो आप जानते ही हैं, जल तो सोख ही लेता है। मृतिका बिल्कुल सरंध्र नहीं है, इसके बारे में आप कैसे जानेंगे? वैसे बातें सही हैं, लेकिन जानकारी भी तो होनी चाहिए। जानकारी के लिए मैंने आपको पढ़ाया है मिट्टी के बारे में बहुत अच्छे से। उसके लास्ट में मृदा के सारे प्रकारों में हमने जो बात की थी, उसके लास्ट में हमने पीट मृदा के बारे में, जैविक मृदा के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। और इसी में आपको पता चलेगा कि इसमें ये बेसिकली क्ले इसमें ज़्यादा होती है अच्छे से। अभी इसकी श्रेणियाँ नहीं बनी होती है, डेल्टाई क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है, दलदली क्षेत्रों में इसमें संस्तर नहीं होते। तो ये चीज़ें आप जब जान जाएंगे तो उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, लवड़ी मृदा के बारे में यहाँ कुछ बातें हैं, उसकी ज़रूरत नहीं थी। खैर, टाइम जोन के बारे में प्रश्न पूछा गया है, और ये प्रश्न भी यूपीएससी थोड़ा सा हमारी हाथ से, हमारी पकड़ से थोड़ा सा स्लिप करके आगे जाके पहुँची है। टाइम जोन 4 से ज़्यादा कहाँ पे है? जब मैं आपको पढ़ा रहा था टाइम मानक समय के बारे में, और हमने बात की थी कि रूस में 11 मानक समय है और हमारे देश में होने चाहिए कि नहीं, 2 मानक समय की बात हमारे यहाँ होती है। तो उस दौरान कुछ देशों की बातें हमने की थी, लेकिन
ये फैक्ट है, तथ्य है। इसको अगर आपने याद किया होगा तो आप कर पाएंगे, नहीं तो फिर मेरे ख्याल से आपने छोड़ा होगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको छोड़ देना चाहिए, नहीं समझ में आया। जैसे मैं तो सबूत दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें से आया है, लेकिन मान लीजिए कि आपको ये नहीं आ रहा है, बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो ऐसे प्रश्नों को छोड़िए, जहाँ दिमाग लगा सकते हैं वहाँ लगाइए। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि कई बार उन प्रश्नों के बारे में जिनको आप नहीं जानते, पढ़ते नहीं, उनके बारे में सोचने पे उत्तर मिल जाता है। और जिसके बारे में आपने पढ़ा है और दिमाग लगा रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ा है, खूब सोच रहे हैं, नहीं वो समझ में आ रहा, वहाँ गलतियाँ भी हो जाती हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और ठीक वही बात जो मैं कह रहा था ना कि डांटने वाली सुनाने वाली बात, वो मैं करता हूँ कि जब आप पढ़ें, क्योंकि ये पूरी लिस्ट दी गई है झीलों की, नदियों की, पहाड़ों की, उसमें भी टंगानिका झील के बारे में हमने बातें की थी। किस भूमध्य रेखा जो है होकर गुजरती है, आपको बताना है। यूपीएससी कभी पूछ ली थी किन देशों से गुजरती है, किन नदियों को क्रॉस करते हुए भूमध्य रेखा गुजरती है, या भूमध्य रेखा के सिधाई में उसके आसपास कौन सी नदियां हैं। तो ये हमने लिस्ट, बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें से एक लिस्ट मैंने आपको दे दिया है। अगर आप इसके साथ साथ, जब मैं पढ़ा रहा था, सबसे लंबी झील है उससे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, इन देशों का भी आइडिया हो कि ये देश कहाँ पे है अफ्रीका में, तो भी आप उस आंसर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी आपको तथ्य याद करना पड़ेगा, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। विषाणुओं के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, इसके बारे में हमने इनडायरेक्टली काफ़ी बातें की हैं। महासागरीय जल में कोई विषाणु जीवित नहीं बच सकता है, क्यों भाई, क्या बात है उसमें? कोई विषाणु जीवाणुओं में संक्रमण नहीं कर सकता। अच्छा, ट्रिक वाली वीडियो आपने देखी होगी तो और आसानी से इसको कर पाएंगे। कोई विषाणु परपोषी कोशिका में कोशिकीय अनुलेखनात्मक सक्रिया को परिवर्तित नहीं कर सकता। जब इस तरह की लाइन हो, आप हिंदी मीडियम से हो, तो एक बार इंग्लिश वाली लाइन जरूर पढ़ लीजिए। खैर, इसमें से कुछ चीज़ें तो आप कॉमन सेंस से ही हल कर लेंगे, लेकिन अब जब हम पढ़ रहे थे विषाणुओं का पुनर्संयोजन, तब इसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ें, म्यूटेशन के बारे में और भी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसका पूरा स्क्रीनशॉट तो यहाँ नहीं है, लेकिन मेन बातें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। इसके बाद से यहाँ देखिए, प्रश्न पूछा गया, ऐसी अपेक्षा है कि मेजोराना वन चिप क्वांटम कंप्यूटिंग को सुकर बनाएगा। इसका मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, मुझे लेना चाहिए था, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर पे पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने सबूत भी दिखाया है, और फिर उस चीज़ को लेकर के ये कथन बनाया गया। ठीक है, बाकी किसने शुरू किया है, यहाँ पूछ लिया। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपसमुच्चय है। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तो वो भी, ये इसका भी लेना चाहिए था, शायद ध्यान में नहीं आया। इसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट लिया है, दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने मशीन लर्निंग चैटबॉट के बारे में अच्छे से पढ़ा है, नीचे इसकी पूरी व्याख्या दी गई है। इसके बाद से मेरे ख्याल से एक और था, ये करंट वाली पीसेस की जो दी गई थी, उसमें थोड़ी सी बात इसकी की गई थी। आगे बढ़ते हैं। और भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 0.5, ये इतना है, ये वैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से पूछा गया है। उसके बाद से भारत का स्थान किस पे है, दूसरे नंबर पे है कि नहीं, ये एक तथ्य पूछा गया है। और भारत में विद्युत और ताप उत्पादक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके बारे में हमने काफ़ी बातें की कि हमारे यहाँ जो है ना, अभी भी जो विद्युत उत्पादित होता है उसमें कोयले का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है, तो इसके कुछ तथ्य आपको यहाँ मिल जाएंगे। मैं आपको नीचे ये पेरिस समझौते के तहत कुछ बातें हमने की थी, उसमें आप देखेंगे ये यहाँ पर भारत से संबंधित कुछ उत्सर्जन के आंकड़े दिए गए हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उसे समझने में। बाकी और भी चीज़ें हैं जो हमने पहले डिस्कस की हैं वीडियोज़ में। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे प्रश्न तो मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि मैंने MCQ में पढ़ाया है, अलग अलग जगहों पर पढ़ा है, PDF में उसका डायरेक्ट कहीं नहीं दिख रहा है, तो मैंने सोचा कि रहने देते हैं। तो अगर आपने क्लास भी की होगी तो वहाँ से कुछ आइडिया मिल जाएगा, कुछ यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, राजा राम मोहन राय के बारे में हमने कई जगहों पे, कम से कम 5-6 जगह मैंने देखे, लेकिन कुछ ही स्क्रीनशॉट मैंने लिया, अलग अलग तथ्य मैंने देखे। तो उनके बारे में 2 कथन दिए गए हैं, और ये सामान्य से कथन है। अगर आपने उनकी फ़िलॉसफी समझी है तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। लेकिन जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाला मामला था ना, उसकी शुरुआत यही से होती है, मतलब वो नोट, यहाँ पे हमने काफ़ी बातें उनसे संबंधित डिस्कस की हैं। इसके बाद एक जगह पे सती प्रथा के बारे में उनकी क्या सोच थी, उसी के बहाने उनकी सोच के बारे में और बातें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा शायद, हाँ, इसके अलावा देखिए यहाँ भी ये PCS वाली जो 34 साल वाली सीरीज़ है उसमें दिया था, और ये UPSC के लिए भी दी गई थी, इसीलिए मैंने इसको लिया है, ऐसा नहीं कि ऐसे ले लिया। अब यहाँ से मैं 5 प्रश्न ऐसे दिखाने जा रहा हूँ
जिनके बारे में मैंने अभी जस्ट बात की है चैनल पे, इसकी अलग से वीडियो मैंने बनाई। ये बहुत स्पेशल 5 प्रश्न हैं, हालांकि होने चाहिए थे 6। मैंने अभी बताया था, एक और क्वेश्चन रास्ते में दिखाया था आपको। फिलहाल तो मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया, सबूत दिखाया कि देखिए एग्ज़ाम से कुछ ही दिन पहले मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस को हल कैसे करना है, और ठीक उसी पैटर्न पे प्रश्न आए। आप इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं यहाँ पे बस गिना दे रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन ये है, ये मैंने दिखाया था। दूसरा प्रश्न ये है, ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना आपको पता भी होना चाहिए, इसलिए आप जाकर वीडियो देखिए, तभी आपका पूरा सबूत देखना सार्थक भी होगा। इसके बाद तीसरा ये है, ये प्रश्न मैंने आपको दिखाया था सबूत के तौर पे। चौथा प्रश्न ये रहा, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, बढ़िया प्रश्न है। और पांचवा ये रहा। इसके बाद मेरे ख्याल से 2 या 3 प्रश्न और हैं, देखते हैं। एक प्रश्न ये है जिसके बारे में मैंने डिस्कस खूब किया है कई जगहों पे, जैसे पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियों के तहत क्या क्या होता है, उन पूंजीगत देयताएं क्या होती हैं, पूंजीगत निवेश क्या होता है, और राजस्व व्यय आय, इसके बारे में हमने देखा था। तो एक क्वेश्चन मैंने बनाया था, उसमें भी डिस्कस किया था कि पूंजीगत व्यय, पूंजीगत आय क्या है, राजस्व व्यय, राजस्व आय क्या है। लेकिन इसके बारे में उसमें मैं खोज रहा था, तो लास्ट में थोड़ी जल्दबाजी में था तो मिला नहीं, तो इसको मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूँ। ये हम मान के चल रहे हैं कि इसमें सबूत वाले बने, बस आपको याद दिला रहा हूँ कि अगर आपने पढ़ा होगा चैनल पे तो कई वीडियो में इसके बारे में बात की गई है। जो मैराथन वीडियो इकॉनमी वाली, उसमें तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो ये चीज़ वहाँ से पूछी गई है। एक क्वेश्चन शायद और है, मैं दिखा देता हूँ, और वो ये है, हमने इसके बाद एक और होगा शायद। हमने महाजनपदों के बारे में कई बार बातें की हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो नदियाँ हैं, इन सारी नदियों को उनसे जोड़ करके हमने नहीं देखा था। कुछ को देखा था, महानदी के बारे में हमने बात की थी कि ये कहाँ से गुजरती है, महाजनपद, किस महाजनपद से। तो इस तरह की बातें हमने की थी और वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन मैं इसका क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट से मैंने इसको अटैच नहीं किया है। इसके बाद ये, मैं तो, मेरी बड़ी इच्छा थी, एक जगह मिला भी था लेकिन थोड़ा सा मिला था, तो मैंने कहा ठीक है यार, हर क्वेश्चन का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। 5वीं अनुसूची के बारे में हमने काफ़ी बातें की हैं। एक जगह मैंने काफ़ी विस्तार से बताया था कि कैसे ये 6वीं अनुसूची से अलग है। 6वीं अनुसूची से क्वेश्चन पूछा गया अभी हाल ही में, ठीक है, और उसके बारे में नोट भी दी गई थी, सबूत भी मैंने दिखाया था। एक जगह मैंने पूरा बताया था कि इन दोनों में अंतर क्या है, कैसे वहाँ पे शासन काम करता है। 5वीं अनुसूची में वहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं वो कैसे घोषित होते हैं, क्या अधिकार होते हैं। लेकिन इसका भी मैं स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए इसका भी क्रेडिट मैं नहीं लेता हूँ। लेकिन इसके बारे में पढ़ाया गया है, इसके बारे में नोट भी आपको दी गई थी। मेरे ख्याल से एडिट किया गया होगा, अपडेट किया गया होगा, तो वो निकाल दिया गया होगा। ठीक है, आगे मैं इसको 6वीं अनुसूची में शामिल करके कभी न कभी, मतलब 2026 की नोट आप ले ही रहे हैं तो उसमें मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये रही सबूत वाली वीडियो। इसमें आपने जो देखा वो वही सारी चीज़ें हैं जो हमने आपको पढ़ाई हैं। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि आप सबसे पहले वो पढ़िए जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर आपके पास समय है तो बाकी पढ़िएगा, नहीं समय है मत पढ़िए, आप आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। और इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ हो सकती है, सबसे बढ़िया स्टेप आप ले सकते हैं, वो ये है कि आप PDF नोट ले लीजिए। मैंने आपको बताया, फिर से बता देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से ले सकते हैं। मोबाइल ऐप है, वहाँ से ले सकते हैं। इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें टू द पॉइंट चीज़ें आपको मिलेंगी, कम समय में आप तैयार कर पाएंगे, आपके पैसे भी ज़्यादा नहीं लग रहे हैं और आपकी तैयारी भी ज़्यादा बेहतर हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है जी, तो बस इसमें इतना ही है। अब जाइए नोट लीजिए, अच्छे से तैयार करिए। जितनी जल्दी नोट लेंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास समय रहेगा तैयार करने का, रिवीजन करने का। ठीक है, तो बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।